हेलो बच्चों, मैं श्रीमती साधना जैन, व्याख्याता, शासकीय MLB कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग अर्थात ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस की पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, हमें हर रोज बड़ी संख्या में संक्रामक कारकों का सामना करना पड़ता है, परंतु इनमें से कुछ ही रोग का शिकार बनाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए हम देखें कि प्रतिरक्षा क्या है। सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? इस अध्याय में हम सक्रिय निष्क्रिय प्रतिरक्षा, टीकाकरण, प्रतिरक्षीकरण, एलर्जी, स्वप्रतिरक्षा तथा शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम प्रतिरक्षा विज्ञान की मूलभूत अवधारणा को समझते हैं। प्रत्येक जीव में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। जीवों की रोगों से लड़ने की इस क्षमता को ही प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रतिरोधकता का अध्ययन करते हैं, इसे हम प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी कहते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या है और यह किस तरह से कार्य करता है? आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान की आधारशिला एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक ने रखी और इसीलिए इन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा B और T कोशिकाओं के कारण पैदा होती है। ये दोनों कोशिकाएं प्रेरित होने के बाद बहुत सी प्रभावी और याददाश्त कोशिकाएं पैदा करती हैं। प्रभावी कोशिकाएं आक्रमण करने वाले एंटीजनों को नष्ट करने में सहायता करती हैं, जबकि याददाश्त कोशिकाएं दूसरे आक्रमण के समय फिर से प्रभावी और याददाश्त कोशिकाओं को उत्पादित करती हैं। जीवों को रोगकारक जीवों से लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षा तंत्र के कारण मिलती है। प्रतिरक्षा दो तरह की होती है। पहला, स्वाभाविक प्रतिरक्षा या इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सबसे पहले हम देखते हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा क्या है। यह वह प्रतिरोधकता है जो किसी जीव में जन्म से होती है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा जीवन काल में उपार्जित या अर्जित की जाती है। तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा जन्मजात या प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहलाती है। इस प्रतिरक्षा से हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने से हासिल होती है। यदि किसी एंटीजन या रोगाणु का शरीर में प्रवेश होता है तो सहज प्रतिरक्षा के घटक उन भक्षाणुओं को नष्ट कर देते हैं। सामान्यतः 4 प्रकार के अवरोध स्वाभाविक प्रतिरक्षा या इन्नेट इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी होते हैं। पहला, शारीरिक अवरोध या फिजिकल बैरियर। हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य अवरोध है। यह शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकती है। दूसरा है प्रकारिकीय अवरोध या फिजियोलॉजिकल बैरियर। शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार्यात्मक प्रक्रियाएं होती रहती हैं और इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कुछ पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम
प्रकारकीय अवरोधक भी कह सकते हैं। जैसे अमाशय में अम्ल, अमाशय के अंदर जठर रस स्रावित होता है और जठर रस में HCl नाम का अम्ल होता है। यह भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। मुंह में लार, आँख में आंसू, ये सभी रोगाणु या एंटीजन की वृद्धि को रोकते हैं। तीसरा अवरोध है कोशिकीय अवरोध या सेल्युलर बैरियर। हमारे रक्त में श्वेत रुधिराणु यानी WBCs जैसे कि न्यूट्रोफिल्स या पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स और बृहद अणु अर्थात मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। ये सभी हमें दैनिक संक्रमण से बचाते हैं। चौथा अवरोध है साइटोकाइन अवरोध। विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरान नामक प्रोटीनों का स्रावण करती हैं, जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणुओं के संक्रमण से बचाती हैं। अब हम जानते हैं उपार्जित प्रतिरोधकता या एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। संक्षिप्त टिप्पणी में यह प्रश्न पूछा जाता है। उपार्जित प्रतिरोधकता वह प्रतिरोधकता है जो जीवों के जीवन काल में विकसित होती है। यह प्रतिरक्षा निष्क्रिय और सक्रिय दो प्रकार की हो सकती है। सक्रिय प्रतिरक्षा या एक्टिव इम्यूनिटी, यह जीव में अपने आप प्राथमिक संक्रमण के कारण पैदा होती है। कुछ याददाश्त कोशिकाएं जीवन भर शरीर में बनी रहती हैं और इसी कारण अगर खतरनाक या संक्रामक बीमारियां हमें दोबारा नहीं हो पाती, क्योंकि जब इनका दोबारा आक्रमण होता है तो शरीर में याददाश्त कोशिकाएं उनके आक्रमण को अप्रभावी बना देती हैं। मान लीजिए किसी को एक बार मम्स या माता निकल आती हैं तो उसे दोबारा उसका संक्रमण नहीं हो पाता, क्योंकि याददाश्त कोशिकाएं दोबारा उनके आक्रमण को अप्रभावी बना देती हैं। हमारे शरीर में याददाश्त कोशिकाएं प्लीहा और लसिका गांठों में संरक्षित रहती हैं। आइए अब हम देखें अक्रिय प्रतिरक्षा या पेशियो इम्यूनिटी क्या है। यह प्रतिरक्षा स्वयं के शरीर में विकसित नहीं होती। उदाहरण के लिए जब किसी व्यक्ति में कुत्ते के विषाणु रेबीज का संक्रमण होता है, अर्थात किसी व्यक्ति को रेबीज के विषाणु से संक्रमित कुत्ता काट देता है, तो उस व्यक्ति का शरीर प्रतिरक्षा के प्रतिरक्षियों को पैदा तो करता है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं होती। ऐसी स्थिति में दूसरे जंतुओं या पशुओं के अंदर बनने वाली प्रतिरक्षी को इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट कराकर उस व्यक्ति में प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है और इस तरह से रेबीज से रक्षा की जाती है। बच्चों, परीक्षा में टीकाकरण पर भी प्रश्न पूछा जाता है। टीकाकरण प्रतिरक्षण क्या है? टीकाकरण में रोगजनक या निष्क्रियत अथवा दुर्बलीकृत रोगजनक के प्रतिजनी प्रोटीन को निर्मित करके शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षी वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनी कारकों को निष्प्रभावी बना देते हैं और इस तरह से रोगों से हमारी रक्षा हो जाती है। टीका स्मृति बी
और टी कोशिकाएं भी बनाते हैं। ये कोशिकाएं परिवर्ती प्रभावन होने पर रोगजनक को जल्दी से पहचान लेती हैं और प्रतिरक्षियों के भारी उत्पादन से हमलावरों को हरा देती हैं। सांप के काटे जाने के मामले में भी रोगी को जो सुई लगाई जाती है उसमें सर्प विष के विरुद्ध निष्पादित प्रतिरक्षी ही होते हैं। इसी तरह से टाइफाइड, काली खांसी तथा डिप्थीरिया आदि जीवाणुओं से होने वाले रोगों के लिए मृत जीवाणुओं का ही टीका तैयार किया जाता है। टिटेनस आदि के लिए प्रभावहीन प्रतिजनों से वैक्सीन तैयार की जाती है। पोलियो, पीत ज्वर, चेचक, खसरा आदि विषाणु जनित रोगों के लिए संबंधित विषाणु के प्रभाव को कम करके टीके तैयार किए जाते हैं। देश दुनिया में वर्तमान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच वैक्सीनेशन पर कई देशों को कामयाबी हासिल हो गई है। अति शीघ्र टीकाकरण का कार्य प्रारंभ होगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि टीके हमें रोगों से बचाते हैं और टीकाकरण में रोगजनक को ही निष्क्रिय या दुर्बलीकृत करके उनके प्रतिजनी प्रोटीनों को निर्मित कर शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि प्रतिरक्षा तंत्र हमारी रोगों से रक्षा करता है, परंतु कभी कभी प्रतिरक्षा तंत्र की अव्यवस्था या अनियमितता के कारण कुछ रोग भी हो जाते हैं। एलर्जी और स्वप्रतिरक्षा रोग इसी के उदाहरण हैं। आइए हम देखें एलर्जी क्या है। किसी पर्यावरणीय पदार्थ या एंटीजन के प्रति अतिक्रियाशीलता ही एलर्जी कहलाती है। यह प्रतिरक्षा का ही एक विशिष्ट रूप है। जिस एंटीजन द्वारा एलर्जी उत्पन्न होती है वह पदार्थ एलर्जन कहलाता है। एलर्जी के कारण कई पदार्थ हो सकते हैं। ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कुछ व्यक्तियों को धूल, धुआं आदि से एलर्जी होती है। कुछ और एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं मांस, परागकण, मकरंद, दूध, पनीर, दवाएं, सौंदर्य प्रसाधन आदि। इन सभी के कारण भी कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है। एलर्जी के लक्षणों में छींकना, बहती हुई नाक, सांस लेने में कठिनाई और त्वचा पर चकत्ते बन जाना आदि हो सकता है। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण पैदा होती है। अगला पॉइंट है स्वप्रतिरक्षा। यह प्रतिरक्षा तंत्र की एक ऐसी अनियमितता है जिसमें हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बाह्य अणुओं को नष्ट करने की बजाय अपनी ही कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है। फलस्वरूप घातक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। यह रोग स्वयं के एंटीजन पर निर्भर करते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि शरीर में आरबीसीज या लाल रुधिर कणिकाओं के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हुई है तो यह अपनी ही आरबीसीज को नष्ट करके दीर्घकालिक अरक्तता या क्रोनिक एनीमिया रोग पैदा करती है। इसी तरह बहुत से लोगों को आम बाती संधि शोथ या रियूमेटिड आर्थराइटिस होता है।
यह भी एक स्वप्रतिरक्षा का रोग है। आइए अब हम कुछ 1 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। 1 नंबर के प्रश्नों में एक शब्द में उत्तर लिखिए, यह प्रश्न पूछा जाता है। इसके अंतर्गत हम देखें डिप्थीरिया, पोलियो और कुकर खांसी के वैक्सीन का नाम बताइए। तो इन बीमारियों के लिए जो वैक्सीन यूज़ की जाती है वह है DPT वैक्सीन। अगला प्रश्न है, उन रोगाणुओं को जो हमारे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं क्या कहते हैं? उत्तर है, ऐसे रोगाणुओं को एंटीजेन कहा जाता है। अगला प्रश्न, एंटीजेन के खिलाफ शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जिन पदार्थों को बनाता है उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो वे पदार्थ जो कि एंटीजेन के खिलाफ बनते हैं एंटीबॉडीज कहलाते हैं। अगला प्रश्न, लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है? लिम्फोसाइट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न, पूर्व निर्मित प्रतिरक्षियों के ग्रहण करने से रोगियों को कौन सी प्रतिरक्षा प्राप्त होती है? तो उत्तर है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अगला प्रश्न है, उन कोशिकाओं का नाम बताइए जो प्रतिरक्षी उत्पन्न करती हैं। तो आंसर है बीटा लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं, ये प्रतिरक्षियों को उत्पन्न करती हैं। प्रश्न क्रमांक 7, विशिष्ट इम्यूनिटी को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 2 मुख्य कोशिकाओं के समूहों के नाम लिखिए। तो आंसर होगा बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं। ये विशिष्ट इम्यूनिटी को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कोशिकाएं हैं। अगला प्रश्न है, टी कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो टी कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। ए मारक टी कोशिकाएं, बी सहायक टी कोशिकाएं और सी दावक टी कोशिकाएं। तो इस तरह से 3 प्रकार की टी कोशिकाएं होती हैं। स्मृति कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? स्मृति कोशिकाएं लिम्फोसाइट्स में बनती हैं। BCG का टीका किस रोग के प्रति रक्षात्मक उपाय है? उत्तर है तपेदिक के प्रति रक्षात्मक उपाय है। प्रश्न क्रमांक 11, एंटीजेन कहाँ उपस्थित होते हैं? उत्तर है कोशिका की सतह पर। आइए अब हम कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मैक्रोफेज से आप क्या समझते हैं? उत्तर, शरीर की अमीबाब अर्थात अमीबा के आकार की रक्षात्मक कोशिकाएं जो जीवाणुओं का भक्षण करती हैं मैक्रोफेज कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज कितने प्रकार के होते हैं और किस समूह की एंटीबॉडी से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है? तो उत्तर है इम्यूनोग्लोबिन 5 प्रकार के होते हैं। IgA, IgD, IgE, IgG और IgM। इनमें से IgE एंटीबॉडी से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है। आइए अब हम कुछ 4 अंकों के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, प्रतिरक्षी पदार्थ की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप चित्र में देख रहे होंगे, प्रतिरक्षी पदार्थ इम्यूनोग्लोबिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। प्रतिरक्षी अणुओं में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। ये श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंध से
जुड़ी होती हैं। इनमें से 2 श्रृंखलाएं हल्की होती हैं और 2 श्रृंखलाएं भारी होती हैं। ये श्रृंखलाएं मिलकर जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, एक वाय के आकार की रचना बना रही हैं। इस वाय के आकार की रचना में निचली भुजा भारी श्रृंखलाओं से और ऊपरी भुजा भारी और हल्की दोनों प्रकार की श्रृंखलाओं से निर्मित होती है। अगला प्रश्न है, एंटीबॉडी में एंटीजन बाइंडिंग स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर देखने के लिए आप चित्र को ध्यान से देखें। चित्र में ऊपर की ओर एंटीजन या रोगजनक अणु है। यह एंटीजन कहाँ पर स्थित है? एक भारी श्रृंखला और एक हल्की श्रृंखला के बीच स्थित है, जैसा कि चित्र में लिखा हुआ है, हैवी चेन और लाइट चेन। तो एंटीबॉडी में एंटीजन बाइंडिंग स्थल एक भारी और एक हल्की श्रृंखला के बीच पाए जाते हैं। अंतर लिखने से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न है, इंटरफेरॉन तथा एंटीबॉडीज में अंतर लिखिए। तो आइए हम देखें कि इंटरफेरॉन और एंटीबॉडीज एक दूसरे से किस तरह अलग हैं। इंटरफेरॉन क्या है? विषाणु से संक्रमित कोशिका इंटरफेरॉन उत्पन्न करती है, जबकि बी लिम्फोसाइट्स की प्लाज्मा कोशिकाएं एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। इंटरफेरॉन संक्रमित कोशिकाओं से समीप की स्वस्थ कोशिकाओं के अंदर चले जाते हैं और उन्हें संक्रमण रोधी बनाते हैं। एंटीबॉडीज एंटीजनों से लड़ने के लिए रुधिर और लिम्फ या लसिका में भ्रमण करते हैं। इंटरफेरॉन तीव्र प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, जबकि एंटीबॉडीज धीमी क्रिया वाले होते हैं। इंटरफेरॉन अस्थायी सुरक्षा प्रदान करते हैं, परंतु एंटीबॉडीज दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, सहज एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा यह शरीर की सामान्य और जन्मजात प्रतिरक्षा है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा यह शरीर की विशिष्ट और जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा है। सहज प्रतिरक्षा में किसी एंटीजन या रोगाणु के शरीर में प्रवेश करते ही सहज प्रतिरक्षा के घटक भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा में शरीर में प्रवेश करने वाले एंटीजन या रोगाणु का पहले विशेष अभिज्ञान द्वारा पहचान की जाती है और फिर उन्हें नष्ट किया जाता है। सहज प्रतिरक्षा शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति बनाती है। उदाहरण, त्वचा, श्लेष्म या म्यूकस ग्रंथियां, लार, भक्षण कोशिकाएं आदि। उपार्जित प्रतिरक्षा यह पूरक प्रतिरक्षा की तरह कार्य करती है, जैसे बी और टी कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, सक्रिय प्रतिरक्षा एवं अक्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। सक्रिय और अक्रिय प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा के ही 2 प्रकार हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षा रोगाणु या उसके एंटीजन से संपर्क में आने पर उत्पन्न होती है। अक्रिय प्रतिरक्षा ऐसी प्रतिरक्षा बाहर से प्रतिरक्षी पदार्थ या एंटीबॉडीज के मिलने से उत्पन्न होती है। सक्रिय प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी बनने में समय लगता है। अक्रिय प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षा बिल्कुल
तुरंत सक्रिय हो जाती है। सक्रिय प्रतिरक्षा लंबी अवधि संपूर्ण जीवन काल तक होती है, जबकि अक्रिय प्रतिरक्षा में शरीर के द्वारा बाह्य एंटीबॉडीज के बनने से कुछ दिनों के लिए यह प्रतिरक्षा होती है। सक्रिय प्रतिरक्षा हानि रहित और पार्श्व प्रभाव रहित होती है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अक्रिय प्रतिरक्षा में शरीर के द्वारा बाह्य एंटीबॉडीज के प्रति अनुक्रिया करने से खतरे की संभावना रहती है।